दर्शकों से पूछ रहा था, आपने घर के लोगों को अतिथि जानबूझ के बनाया है, किसी एजेंडे में बनाया है, या क्या मामला है? यहां मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के महासचिव विबोध गुप्ता जी, डॉक्टर मन्याल जी, नीरज जी, श्याम लंगर जी और अखनूर से लेकर सांभा तक विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों के विभिन्न इंडस्ट्रियल बॉडीज के सभी व्यापारी भाइयों एवं बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के इस व्यापारी सम्मेलन में, जहां हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में किए हुए कामों को देश भर में जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका वंदन करता हूं। अभी नीरज जी अलग अलग बॉडीज का, अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का परिचय करा रहे थे, तो मैं नोटिस कर रहा था यहां एम्पावर्ड ट्रेड विमेन बॉडीज या ट्रेड करने वाली महिला शक्ति बहनें और दोस्त भी बहुत सारी हैं, मगर किसी भी बॉडी के चेयरमैन या पदाधिकारी के रूप में नीरज जी ने किसी महिला उद्यमी का नाम नहीं लिया है? इकलौती प्रधान है। मगर मैंने ये बात इसलिए नोटिस की कि नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में, इस 9 वर्ष के वक्फे में 2014 से ही विमेन को एम्पावर करने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, चाहे वो ट्रेड हो या समाज का कोई भी हिस्सा हो, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने विशेष प्रयास किए हैं। उसी का परिणाम है आज जब दूर दराज के इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाता है तो एक महिला के नाम पे दिया जाता है। ये एक सोच देश की आधी आबादी को एम्पावर करके विमेन का डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, ये उसके थॉट का एक बड़ा हिस्सा है। आप सब विभिन्न, मुझे बताया गया, जैसा मैंने कहा भी, अखनूर से लेके सांभा तक की विभिन्न मार्केट एसोसिएशंस, इंडस्ट्रियल बॉडीज और अन्य ट्रेड बॉडीज से आप लोग सब यहां उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोगों के लिए क्या क्या काम हुए हैं, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी भाई जुगल किशोर जी ने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री के रूप में काम कर रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आपके सामने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश में भी हो रहे कामों के बारे में काफी कुछ विषय रखेंगे। मैं कुछ मिनटों में आपके सामने नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से भारत के इकोनॉमिक या भारत के इंडस्ट्रियल या भारत के कमर्शियल इकोसिस्टम को मजबूत करने का काम किया है पिछले 9 सालों में, मैं उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश को ग्रो करने के लिए उसकी इकोनॉमी में 3 चीजों की बहुत बड़ी जरूरत होती है। पहली है कंसिस्टेंसी, दूसरी है इकोनॉमी में सेंटीमेंट
और तीसरी है इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 2014 से पहले के बजट्स में, 2014 से पहले के इकोनॉमिक सिस्टम में आप लोग हमेशा मध्यवर्गीय, छोटा व्यापारी, मध्यवर्गीय समाज के लोग हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट ढूंढा करते थे। व्हाट विल बी न्यू इन द बजट? टेलीविजन के डिबेट से बताया करते थे, डिबेट इसी बात पे चलते थे, विच सेक्टर विल गेट ए सरप्राइज। मगर 2014 से नरेंद्र मोदी जी के इकोनॉमिक विजन में एक कंसिस्टेंट अप्रोच रही है, और वो कंसिस्टेंट अप्रोच रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के साथ साथ कंसिस्टेंटली देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने का विजन रहा है। इस कंसिस्टेंसी को आप 2014 से, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हर गरीब को मकान दे देंगे, जब नरेंद्र मोदी जी ने पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर और लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर आए, तब से लेकर आज तक लगातार रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब पहली बार मेक इन इंडिया की बात हुई तब से लेकर आज तक उस सेक्टर में, उस कंसिस्टेंसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने उस कंसिस्टेंट अप्रोच के कारण चाइना +1, चाइना को छोड़कर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर भारत में आए, इस अप्रोच तक हम पहुंचे हैं। हमने वो एक इकोसिस्टम खड़ा किया है। इस इकोसिस्टम के कारण, एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण, एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक विजन के कारण देश और देश की इकोनॉमी के बारे में देश में और विदेश में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है। 2022 में जब मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में भारत को 2027 तक एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में 5वें नंबर की इकोनॉमी, 7वें नंबर की इकोनॉमी पहुंचेगी, जिसको हमने उनसे पहले, आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी को हमने अचीव किया है। मॉर्गन स्टैनली के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डैनियल लेह का अभी रीसेंट स्टेटमेंट है, इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। यह बात अलग है कि देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को इस देश में कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा, उनके अपने पॉलिटिकल कारण हैं। मगर इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और अलग अलग बॉडीज के अलावा भारत की इकोनॉमिक पावर के कारण, भारत की आर्थिक महाशक्ति के कारण अलग अलग देश भी भारत की सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री को और भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। कोई भारत के प्रधानमंत्री और भारत को बॉस कहता है, कोई भारत के प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए ललायित है। वो केवल और केवल भारत की 140 करोड़ लोगों के द्वारा खड़ी की गई मार्केट और भारत की सरकार के इकोनॉमिक विजन के कारण आज यहां तक हम पहुंचे हैं। और इकोनॉमी के बेसिक्स के बारे में तो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, आप अलग अलग किस्म के व्यापार में शामिल हैं। अक्सर कहा जाता है गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, या गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। मगर नरेंद्र मोदी जी ने इस दोनों को बदल कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी डर के, भारत की सरकार ने अपने इकोनॉमिक विजन को लागू किया है। भारत की सरकार ने लगातार अर्थनीति और राजनीति दोनों में समझौता करने का काम नहीं किया है। यह मानकर काम नहीं किया कि मेरा आखिरी चुनाव है, यह मेरा आखिरी चुनाव है, जो भी कुछ है। यह बजट जो अभी पिछली बार का बजट पेश किया गया है, उस बजट के बारे में लोग कहते थे अगले चुनाव से पहले का पूर्ण बजट
ये आखिरी है। बड़ी बड़ी फ्रीबीज की अपेक्षा करते थे, जैसे सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी, मगर सरकार ने इस चीज से अलग हटकर देश में रोजगार और देश के इकोनॉमिक सेंटीमेंट का ध्यान रखते हुए काम किया है। आप सब जानते हैं देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा फैक्टर सर्विस इंडस्ट्री रहा है। आप जानते हैं जीडीपी का बहुत बड़ा 50% से ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री रहा है, मगर नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में इसको बदलकर सब जानते हैं कि कहीं पर भी अगर रोजगार का विश्व में सबसे ज्यादा सृजन होता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत होता है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग से देश में कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है। आप सब जानते हैं कि अगर सर्विस और कैपिटल इन दोनों में बराबर का हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा तो लॉपसाइडेड ग्रोथ होगा। तो कैपिटल इंटेंसिव कारोबार के साथ साथ भारत की सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो जुगल जी ने बहुत चलते, क्योंकि उन्हें भी शायद ये था कि बहुत देर से यहां पर लोग बैठे हैं, बार बार नीरज जी ने भी कहा भाई बड़ी गर्मी में आप लोग आए हैं, तो उन्होंने उसके बारे में सरसरी तौर पे जिक्र किया। भारत की सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए जिस तरह का काम किया है, 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स, जिसमें माइक्रो यूनिट्स भी हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। उनके लिए भारत की सरकार ने कोविड के समय से जो काम किया था, 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले इंडस्ट्री के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए नॉन कोलेटरल के साथ लोन देने की व्यवस्था कोविड में की थी। इसको कंटिन्यू करते हुए 3 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली इंडस्ट्री के लिए 9,000 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने नॉन कोलेटरल के साथ लोन देने की व्यवस्था की है। क्योंकि एमएसएमई इंडस्ट्री भारत की सरकार से या किसी भी सरकार से कोई बहुत खैरात की उम्मीद नहीं करती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसे इकोसिस्टम की उम्मीद करती है जिस इकोसिस्टम के चलते भारत की उस एमएसएमई के ग्रोथ का काम मिले। इसीलिए इस बजट में भी भारत की सरकार ने एमएसएमई के पेमेंट के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए एक नया प्रोविजन लेके आए कि अगर एक निश्चित अवधि में, मेरे को ठीक से उस दिन ध्यान नहीं है, 15 दिन या 21 दिन में अगर एमएसएमई से माल लेने वाले व्यापारियों ने उसकी पेमेंट नहीं की तो उसको आप अपने खर्चे में बुक करके उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इस प्रकार का एमएसएमई में ग्रोथ करने के लिए भारत की सरकार ने प्रावधान किए हैं, जिससे रोजगार और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का काम हो रहा है। 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत की सरकार ने इस बजट में किया है। जिससे होगा क्या, जिसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से नई एम्प्लॉयमेंट होगी और नई एम्प्लॉयमेंट होने से टैंजिबल एक्सपेंडिचर और पूंजी का निवेश बढ़ेगा। क्योंकि व्यापारी वहां पर पूंजी लगाता है जहां पर सरकार इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी करती है। तो टैंजिबल ग्रोथ होकर आने का काम इस एक्सपेंडिचर 33% एक्सपेंडिचर बढ़ाने से भारत की सरकार ने किया है। मैंने ये सब कुछ विषय आपके सामने इसलिए गिनाए हैं कि सेंटीमेंट के साथ साथ इकोनॉमी के बेसिक्स ठीक होना जरूरी है। हमारे बारे में देश में विदेश में एक बढ़िया सेंटीमेंट है। हमें ब्राइट स्पॉट के रूप में मॉर्गन स्टैनली, आईएमएफ और बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही हैं। 2023 की आईएमएफ की रिपोर्ट यह कहती है
अमेरिका, चाइना और इंडिया, जर्मनी की बात नहीं है, यूरोप की बात नहीं है, इंग्लैंड की बात नहीं है, स्पेन की बात नहीं है, रशिया की बात नहीं है। चाइना, अमेरिका और इंडिया, 3 देशों की बात की जाती है। ये आने वाले समय की ग्रोथ इंजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंटीमेंट मजबूत होने के साथ साथ भारत की इकोनॉमी के बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, और बेसिक मजबूत होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बड़ा प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। मैं बहुत लंबा ना कहते हुए आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, भारत की सरकार ने अर्थनीति और राजनीति दोनों को साधने का काम किया है। इस लालच को छोड़कर काम किया है कि हम मुफ्त बांटकर बहुत सारे वोट बटोर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है। अभी कर्नाटक में अन्नश्री योजना के अंतर्गत 10 किलो अनाज देने की बात की गई। आज कर्नाटक की सरकार 2,28,000 टन, ध्यान करिएगा, 2,28,000 टन अनाज फालतू देना पड़ेगा, चावल। सरकार के पास एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं, मगर वो इसलिए भरे हुए कि उसमें आने वाले समय में, कभी अकाल के समय में, कभी वॉर के समय में, कभी मार्केट की प्राइस को बराबर रखने के समय में, डिमांड सप्लाई को बनाए रखने के लिए सरकार चाहती तो इसको अपने आप भी ये कर सकती थी। सरकार ऑलरेडी कोविड के काल से 5 किलो अनाज गरीबों को दे रही है। आप सब व्यापारी हैं, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप सबको सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का उसकी पार्लियामेंट में दिए हुए भाषण को जरूर गूगल पे देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए आप सबको वो गूगल पे। वो ये कहते हैं किसी भी सरकार के, किसी भी राज्य के रिजर्व बनाने में बहुत समय लगता है, उस रिजर्व को लुटा देना बहुत सरल है। आप सब जानते हैं, आप में से बहुत लोगों के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाते होंगे। 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े पैमाने पर, मैं चाहे आपके पड़ोस में बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, उस डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं जहां आप में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए वीजा की लाइनों में रहते हैं। 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया फॉरेन एक्सचेंज और हर तरह के रिजर्व्स में सरप्लस देश था। एक दिन ऑस्ट्रेलिया में उस कंजर्वेटिव सरकार के सामने, जो सरकार जीतने के लिए आई, उसने हर चीज मुफ्त बांटने की कोशिश की। सिंगापुर का प्रेसिडेंट इस बात को अपनी पार्लियामेंट में बताता है कि आज उस फ्रीबी के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी कंगाली के कगार पे श्रीलंका के हालात की तरफ बढ़ रही है, जो कि अपने आप में हम लोग यहां बैठ के बहुत बड़ा, बहुत समृद्ध देश के रूप में देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस साधने के काम भारत की सरकार ने किया है, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग अनपॉपुलर किया है। इसके लिए, इसी के कारण आज भारत के प्रति, न केवल भारत में उन पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, भारत में और भारत के बाहर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में भारत की इकोनॉमी को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हुए सेंटिमेंट भी मजबूत है, और भारत की इंटरनल इकोनॉमिक विजन भी सरकार के पास मौजूद है, जिससे आने वाले समय में 2047 में जो एक विकसित भारत का सपना, जब 100 साल आजादी के होंगे, प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके बारे में अचीव करने का आप सबके सहयोग से, क्योंकि व्यापार और सर्विस, इन दोनों के माध्यम से ही देश में सृजन का काम होता है। आप सबके माध्यम से इसको हम अचीव कर पाएंगे, और आप सबने यहां आकर भारतीय जनता पार्टी के इस विजन को सुना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपको, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में काम करते हैं, इसमें और बेहतर चीजों को आपके सामने और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।